क्लास 12 बिहार बोर्ड आर्ट्स हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। ये नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अभिषेक सर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीमाओं का महत्व। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चों? सीमाओं का महत्व। नोट्स आपके सामने, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। महर्षि मनु द्वारा लिखित ग्रंथ मनुस्मृति में राजा को सलाह दी गई। क्या सलाह दी गई? कि चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए इन सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। तो देखिए ये सीमाओं का जो मनु थे, महर्षि मनुस्मृति में राजा को सलाह देते हैं कि पूरे विश्व में विवाद एक ही कारण से होता है, क्योंकि सबका सीमा जो निर्धारित नहीं रहता है। इसलिए सीमा को निर्धारित करने के लिए हमको कुछ न कुछ सूचकांक का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आपको बता ही दिए, या तो पत्थर गाड़ देंगे, गाय का बाल, समझ गए, लकड़ी गाड़ के चारों तरफ से घेर के हम लोग अपना अपना सीमा का प्रक्षेपण, मतलब सीमा को बंटवारा कर सकते हैं। समझ गए बच्चे? अगला पॉइंट क्या है? उसे सीमाओं पर इस प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। ऐसे ऐसे तत्व का उपयोग करना चाहिए जो हमारे आने वाले पीढ़ी में रहे तो वो नष्ट ना हो, जिससे पता चल सके कि यहाँ से यहाँ तक हमारे क्षेत्र, हमारे एरिया का भूमि है, जो हमारे परदादा, दादा, छरदादा जो भी है निर्धारित करके गए हैं। समझ गए ना बच्चों? ताकि विवाद, आपसी विवाद कभी ऐसा ना हो, मारपीट ये सब ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। अब ग्रामीण समाज में किस प्रकार विभिन्नताएं पाई गई देखने को मिलती है उसको समझिएगा। खेती की नई तकनीकों से यद्यपि उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में बड़े बड़े जमींदार, छोटे किसानों तथा भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों तथा जमींदारों के लिए किया जाता था। देखिए जैसे ही तकनीक विकसित हुआ उससे क्या हुआ कि जो जमींदार थे, जो बड़े किसान थे, उनको तो फायदा होता था, लेकिन जो भूमि और जो छोटे किसान थे, इधर उधर खेती करता था, उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण समाज में ये सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती थी। अगला टॉपिक है वो गहपति का मतलब क्या होता है, आप लोग समझिएगा। गहपति बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सुनिएगा बच्चों। गहपति घर का मुखिया होता था। जो घर के मुखिया है उसी को गहपति। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरा शादी हो गया, समझ गए ना, मेरी बीवी, बच्चे, बाल बच्चे सब है, परिवार है, और घर में सबसे बड़े हम हैं। घर का पूरा कारोबार हमको ही संभालना है, कमा के लाना है, बीवी बच्चों का लालन पालन करना है, तो घर के मुखिया हम हैं, तो उसे ही गहपति कहा जाता है। ठीक है। और घर में रहने वाली महिलाएं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्राट व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। बड़े देखिए, जैसा जिसका काम, जो महिला घर में काम करे तो महिला हो गई गहपति, और जो व्यापारी वगैरह जो ग्रामीण इलाके में आते तो उनको भी कभी कभी गहपति की श्रेणी दे दिया जाता था। अगला पॉइंट है बच्चों, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली होते थे। ये प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे बोसलर या बड़े जमींदार, उलवर या हलबाहा, अनिमय या दास। तो इसी के साथ बच्चों आज का टॉपिक होता है समाप्त। वीडियो पसंद है तो कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगले पार्ट में मिलते हैं राजा किसान और नगर के। तब तक के लिए जय जय बजरंगबली।